में खड़ा था तभी मुझे वहां एक ब्रोकर का ऑफिस दिखा। मैंने इंतजार के टाइम का यूज बाजार की खबरें लेने में किया। न्यूज जो मैंने देखा कि एनाकोंडा ने पिछले कुछ घंटों में कई अंक गंवाए हैं। मैं बाजार गया और 4 महीने के लिए धीमी रफ्तार से बिजनेस किया। मैं फिर से कॉल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सैन फ्रांसिस्को भूकंप के बाद मैंने $30,000 गंवाए थे, इसलिए मैं अब सेफ गेम खेल रहा था। एक सट्टेबाज को केवल एक स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, उसे स्टूडेंट और सट्टेबाज दोनों होना चाहिए। गर्मी आ चुकी थी और मार्केट डाउन था। इस समय मेरे पास बहुत सारे पैसे थे और मैं जानता था कि गर्मियों में बाजार में सरवाइव कैसे करना है। जब कंडीशन आपके अगेंस्ट हो तो आपको अपना जनरल नॉलेज ऑनेस्टी के साथ मार्केट स्टडी करना चाहिए। हालांकि कभी कभी मैं खुद इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता हूं। फिर मुझे ब्रोकर्स ने मेरी रिपोर्ट तैयार करके दी, जो पहले से लाल मतलब डाउन में देखे गए आंकड़ों से 6 अंक कम थी। मैंने महीने के अंत तक पैसे लूटने की प्लानिंग की। ब्रोकर्स की रिपोर्ट लेकर पेरिस लौट आया। अपना काम निपटाकर मैं अगले दिन ही जहाज के जरिए न्यूयॉर्क आ गया और अपनी आने वाली 1 महीने की प्लानिंग बनाने लगा। इस बार मेरी हार का कारण डाउन मार्केट नहीं था, बल्कि मेरा गलत जजमेंट था। मैं खुद को शेयर बाजार में हारे हुए ब्रोकर्स के रूप में देख रहा था और आने वाली प्रॉब्लम्स का कैलकुलेशन कर रहा था। मुझे अभी पता चला था कि हार्डिंग ब्रदर्स के ऑफिस में बॉय प्लेंजर को बुल्स ग्रुप की ओर से धमकियां मिल रही थी। इन लोगों की गलती सिर्फ यही थी कि इन लोगों ने शेयरों की कीमत को मार्क किया था। तभी एक ब्रोकर ने मुझे अक्टूबर के पहले सप्ताह की एक स्टोरी बताई। उसने मुझसे कहा कि एक्सेंट के नाम पर जिन ब्रोकर्स ने बैंक से लोन लिया था, उन्हें बैंक के नोटिस मिल रहा है। जल्दी से बैंक का पैसा चुकाना होगा और नए सिरे से लोन लेना होगा। हालांकि बैंक अच्छी तरह से जानता था कि किन्हें लोन देना है और कौन लोन नहीं ले पाएगा। दोपहर 2 बजे बाद आमतौर पर पैसे का लेन देन लगभग ना के बराबर होता है और 2:15 बजे के बाद ब्रोकर स्कोर टेस्ट की स्थिति पता लग जाती है। इस समय के बाद ये भी क्लियर हो जाता है कि कौन उधार दे सकता है। 24 अक्टूबर 1907 के दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। चारों ओर भारी भीड़ थी और उस दिन पैसे मांगने वालों की भीड़ अन्य दिनों से कुछ ज्यादा ही थी। दोपहर को जब मनी पोस्ट का टाइम आया तो लगभग 100 ब्रोकर एक साथ खड़े थे और उन्हें उधार लिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। मेरे दोस्त भी मंदी में थे, जैसे कि मैं। उसने मुझसे कहा कि भगवान पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे लगता है आप स्टॉक बेच नहीं सकते क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है। मैंने उससे कहा कि शेयर मार्केट चूहे बिल्ली की दौड़ है। एक ओर पैसा नहीं है, दूसरी ओर आप स्टॉक बेच नहीं सकते क्योंकि उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट R.H. थॉमस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे अमीर बैंक नेशनल सिटी बैंक के प्रेसिडेंट जेम्स स्टील से मीटिंग फिक्स की। मेन एजेंडा ये था कि कभी भी 6% से अधिक रेट के साथ पैसा उधार नहीं दिया जाएगा। स्टील मैन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट की बात सुनने के बाद कहा, मिस्टर थॉमस, इस बारे में लास्ट डिसीजन मॉर्गन लेंगे। फाइनेंस से जुड़े 2 ग्रेट पर्सन हमारे फाइनेंशियल हिस्ट्री के सबसे बड़े डिटेरियोरेशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और इसी उम्मीद में एक टेबल पर बैठे थे। फिर ये दोनों JP मॉर्गन एंड कंपनी के ऑफिस में मिस्टर मॉर्गन से मिलने के लिए चले गए। मिस्टर थॉमस ने उन्हें सारी बात बताई। सबको सुनने के बाद मॉर्गन ने कहा, आप सभी एक्सचेंज में पहुंचे, आप सभी के लिए पैसा बैंक में मुहैया करा दिया जाएगा। उन्होंने ये बात इतने विश्वास से की थी कि फिर मिस्टर थॉमस वहां से सीधे स्टॉक एक्सचेंज आ गए। स्टॉक एक्सचेंज के लिए मॉर्गन की घोषणा ठीक उसी तरह थी जैसे किसी मरने वाले को जीवन दान दे दिया जाए। मेरे दोस्त ने मुझे सारी बातें बताई। दोपहर में मॉर्गन ने जॉन टी एटरबरी को भेजा, जो एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। दोनों के आपस में दोस्ताना व्यवहार थे। जॉन टी एटरबरी आए और एक साइलेंट जोन से सभी को निकालते हुए कहा कि मैं आराम से $10 मिलियन उधार दे सकता हूं। इतना पैसा आप सभी के लिए सफिशिएंट है। आगे उन्होंने अपने भाषण में बताया कि लोगों को पैसे कब और कैसे मिलेंगे। इसी बीच मॉर्गन ने न्यूयॉर्क के सभी बैंकों के नाम एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि बैंकों को स्टॉक एक्सचेंज के लिए पैसा देना चाहिए। बैंकों ने इसका विरोध किया। बैंकों का कहना था कि आपके पास इसके लिए इनफ कैश मौजूद है। इस पर मॉर्गन ने बैंक से कहा कि हम पहले ही कानूनी नियम और गाइडलाइन के नीचे चल रहे हैं। ये शायद मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे जो शेयर मार्केट में रहकर मैंने देखे।
इस समय मार्केट को बचाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे मॉर्गन। मैंने अपने $1 मिलियन रिकवर कर लिए थे। लेकिन आप मुझे गलत मत समझिए, मैंने जो लग्जरी कमाई है वो मेरा घमंड नहीं है। ये एक तरह की भावना है जो मैंने पुराने शेयर बाजार और फुलटन के ऑफिस के साथ और हार्डिंग के साथ रहकर कमाई थी। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि दिन के अंत में कमाई करना चाहते हो तो कमीशन हाउस पर ध्यान दो। 1914 का युद्ध छिड़ चुका था। मंदी मार्केट को डुबोने को तैयार थी। युद्ध से किसी का भला नहीं होना था, स्टॉक मार्केट का भी नहीं। लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव जारी था। अखबारों में खबर थी लैरी लिविंगस्टन बॉय प्लेंजर ने मिलियन कमाए। लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमाई तो ये थी कि मैंने मंदी के दौरान ये सीख लिया था कि फिर से बड़े पैमाने पर अपना दिमाग लगाकर पैसा कैसे कमाया जाए। हमारी गलतियों की पहचान हमें हमारी सक्सेस रेट को बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन सभी लोगों की ये आदत हो गई है कि जब गलती गिनवाने का टाइम आता है तो उसे सुनना अच्छा नहीं लगता है। यदि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट और लकी है तो वो एक ही गलती दोबारा नहीं करेगा। वैसे गलतियां इतनी सारी हैं कि कभी ना कभी हम गलती कर ही देते हैं। अक्टूबर 1907 के बाद मैंने एक बड़ा ब्रेक लिया और उसके बाद जब मैं मार्केट में लौटा तो करोड़पति बन गया। हालांकि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा टेंशन। ऐसे में गलतियों के चांस ज्यादा हो जाते हैं। वैसे भी एक करोड़पति का पैसा उसके कई नौकरों में से एक है जो उसकी सेवा करता है। मैं आपको डिक्सन जी वॉट्स की कहानी सुनाता हूं, जिसमें उनका एक दोस्त उनसे पूछता है कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही, तो उसका जवाब देते हैं कि मैं इतना ज्यादा कपास स्टॉक खरीद करके ले आया हूं कि उसके बारे में सोचकर मेरी नींद गायब हो चुकी है। इस पर उनके दोस्त ने कहा कि इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना सोचो कि एक करोड़पति पहले जो नहीं कर सकता था अब वो कर सकता है। ये कहानी कितनी सही है। मैंने एक वोट खरीदी और साउथ की ओर क्रूज पर ले जाने की प्लानिंग की। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुझे मछली पकड़ने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं इसे लेकर एक बार फिर से एक्साइटेड था। मैं बकेट शॉप से बिजनेस में आया एक युवा था और मैंने कई सालों तक मार्केट स्टडी की है। मैं स्टॉक के बजाय रियल प्रोडक्ट में गेम खेलना पसंद करता हूं, क्योंकि उनकी वैलिडिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। वस्तुओं की कीमत एक कानून के तहत कंट्रोल होती है। कपास, गेहूं, मक्का के दाम रातों रात बढ़ जाते हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण जरूर होता है। सप्लाई एंड रिक्वायरमेंट का फाइनेंशियल लॉ इन पर हमेशा लागू होता है। टिप पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि ये दिखाई देता है। बस कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने होंगे। याद रखिए, टिप आपका भाग्य नहीं बताएगा। टिप आपको मार्केट का जजमेंट देता है कि क्या बिजनेस करना है और कितना बिजनेस करना है और कैसे बिजनेस करना है। टिप आपको मार्केट का मूड, मार्केट के रेट और मार्केट में आने वाले दिनों की पॉसिबिलिटी बता सकता है। बिजनेसमैन हमेशा मार्केट रेट में अप एंड डाउन से प्रॉफिट कमाने की नीयत से हर मिनट बाजार पर नजर रखते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि मैथमेटिकल और जजमेंटल एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड चीजें मार्केट में आपकी मदद करती है। हालांकि ये कहने में बहुत आसान लगता है कि आपको सिर्फ टिप देखना है। बहुत समय पहले मैं दोस्तों की एक पार्टी में गया था। उस समय हम गेहूं के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से कुछ तेजी वाले थे और कुछ मंदी वाले। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचता हूं। उस समय मैं कॉटन मार्केट स्टडी कर रहा था। मैंने कहा कि यदि आप गेहूं में पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं एक आइडिया देता हूं। मैंने कहा जब उसका रेट $1.2 पार कर जाता है तो उसे खरीद लो, आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा। क्या ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ब्लाइंडली गेम खेलना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा कि कम कमाना चाहते हैं लेकिन निश्चित प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मैंने कहा कि इसके लिए भी मैं जैसा करता हूं वैसा करो। मैंने पूरे महीने गेहूं के भाव पर नजर रखी है। ये 1.10 से 1.20 के बीच ही रहा। ऐसे में पूरे चांस हैं कि ये 1.21 पर खुलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर जाएगा। कीमतों ने एक बड़ा ब्रेक लिया है क्योंकि दुनिया में इस समय इनफ गेहूं अवेलेबल नहीं है। यूरोपीय खरीदारों ने सारे गेहूं को मार्केट से बाहर कर दिया है ताकि एक बड़ा आंदोलन शुरू हो। लगता है कीमत $1.20 से पार चली जाएगी। मुझे याद है कि उस दिन छुट्टी थी और बाजार बंद था। मेरे पास कपास खरीदने का भी गहरा अनुभव था। मेरे पास 40 से 50 हजार गांठें थी। प्रोफेशनल बिजनेसमैन हमेशा अपने एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट होता है और वो प्रोसेस और लॉजिक के साथ IQ को कंट्रोल करते हैं।
मुझे याद है जब मैं पाम बीच पर छुट्टी बिता रहा था तब मुझे एक पुराने स्टॉक ब्रोकर मिले थे। मैं उनका नाम तो नहीं जानता था, लेकिन मैंने वर्षों से उन्हें स्ट्रीट में देखा था और मैं पहचान चुका था। वे गृह युद्ध के समय वापस आ गए थे और उनके बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। जब मैं उस बूढ़े आदमी से मिला तो उसने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। जब मैंने उसे अपने अनुभव और आइडिया सुनाए तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है और तुम्हारा सिस्टम भी ठीक है। ये बात है तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा। बाजार से जुड़ा एक और सत्य है, एक इंसान एक निश्चित समय में एक एक्स्ट्रा या एक ग्रुप को हरा सकता है, लेकिन कभी भी कोई जीवित व्यक्ति शेयर मार्केट को नहीं हरा सकता। इंसान कपास या अनाज के सौदागर के रूप में पैसे कमा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कपास मार्केट या अनाज मार्केट को हरा नहीं सकता। वापस लौट जाएं अक्टूबर 1907 पर। मैंने एक बोट खरीदी दक्षिण की ओर पानी से भरे एक क्रूज की और निकल पड़ा मार्केट को छोड़ दिया। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं अब खुद की नाव पर अपना सबसे पसंदीदा मछली पकड़ने का काम करने जा रहा हूँ। मैंने सारा सामान रख लिया था, सभी तैयारियां हो चुकी थी और मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था। लेकिन तभी मकई के कारण मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि यही वो अनाज है जिसने मुझे मेरा पहला $1 मिलियन दिया था। मैं जब शिकागो में अनाज का बिजनेस कर रहा था तब गेहूं और मकई दोनों मंदी में थे। मैंने जैसे तैसे मामला निपटाया और अब मैं साउथ की ओर अपनी नाव पर बैठकर जाने की तैयारी में था। गेहूं से मुझे प्रॉफिट मिला, लेकिन मकई की कीमत बढ़ चुकी थी। इस कारण मुझे भारी नुकसान हुआ। सप्लाई और डिमांड का कानून हमेशा लागू रहता है। मैं अपनी बोट पर खुशी खुशी मछली पकड़ने जाने वाला था, लेकिन मकई ने मेरी खुशी खत्म कर दी। मैंने अपनी जरूरतों पर ध्यान देते हुए स्टडी की कि मैं क्या करूं जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने जैसे तैसे गेहूं से प्रॉफिट कमाया था, लेकिन मकई के मामले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने अपनी समझबूझ से बहुत कुछ बचा लिया था। मैंने बिजनेसियों की बिक्री कवर करना शुरू कर दी थी। मैंने गेहूं में जो पूरा प्रॉफिट कमाया था वो मकई के लॉस को कवर कर गया। एक आदमी किसी एक चीज पर वर्षों तक खर्च नहीं कर सकता। एक एवरेज स्टार्टिंग के बाद भी इसके प्रति कोई फिक्स IQ नहीं रख सकता। ये बात प्रोफेशनल और शौक पूरा करने के लिए खेलने वाले लोगों के लिए अलग अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए और IQ पर डिपेंड करता है। किसी भी मामले में ईगोस्टिक होना गलत ही रहेगा। डीप थिंकिंग कंप्लीटली जरूरी है। प्रोफेशनल लोग मनी मेकिंग के अलावा फ्यूचर सिक्योर करने पर भी ध्यान देते हैं। एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बिलियर्ड प्लेयर जैसा होता है, जिसे शॉट खेलने के पहले उसके रिजल्ट का अंदाजा होता है। मुझे इस बारे में कैमक की कहानियां भी याद आती हैं। मार्केट को लेकर उसका एक जजमेंट था कि जब सेब पेड़ों के ऊपर चढ़ रहा हो तब दांव ना लगाइए। वैसे मैं आज सेंट पॉल के ऑफिस में गया, जहां मैं सप्ताह में 2-3 बार न्यूज और इन्फॉर्मेशन के लिए अक्सर आता रहता हूं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, ओल्ड मैन विलियम रॉकफेलर ने स्टॉक भेज दिए हैं। मैंने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? उसने कहा, हाँ, वो 1500 शेयरों को हर 8वें हिस्से में 1 पॉइंट ऊपर बेच रहा है। मेरे दोस्त का नाम जोसेफ है। उसने अपनी बात खत्म की और वहां से चला गया। मैं कैमक के इरादे को समझने में लगा था। मार्केट डाउन चल रहा था। ऐसे में कैमक की चाल समझने में मुझे मुश्किल हो रही थी। हालांकि यूसुफ उसकी पैतरेबाजी यानी एक्शन पर नजर बनाए हुए था, लेकिन आखिरी में उसने बहुत अधिक प्रॉफिट कमाया। बाजार स्थिर था और मैं एक दिन पाम बीच के किनारे लौट आया। यहाँ मैं वॉल स्ट्रीट के बहुत सारे फ्रेंड्स और बिजनेसमैन से मिला। वो कपास की सौदेबाजी की बातें कर रहे थे। कपास के सौदे में थॉमस के नुकसान की बात लगातार की जा रही थी। जब मैं वापस न्यूयॉर्क आया तो मैंने फिर से मार्केट स्टडी शुरू कर दी। मार्केट डाउन चल रहा था और हर कोई कपास बेच रहा था। भीड़ चाल के चलते मार्केट का हर बिजनेसमैन कपास पर ध्यान लगाए हुए था और कपास की बिक्री तेज थी। मैंने जुलाई के अंत तक कॉटन नहीं खरीदा और आखिरी में 1 लाख यूनिट खरीद ली। इतनी बड़ी मात्रा में कपास खरीदने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बिक्री तेज थी। मई एंड चल रहा था। कई बिजनेसियों की नजर में मेरा फैसला सही था। जुलाई में कपास बेचना प्रॉफिट का सौदा रहेगा। मेरा अंदाजा सही था। रेट ऊपर जाना शुरू हो चुका था। एक दिन तो ये 40 से 50 अंकों ऊपर चला गया। कीमत बढ़ना शुरू हो चुका था। किसी के पास कपास है या नहीं, इस बात की जानकारी लेने के लिए लोग मेरे पास आ रहे थे।
उस दौरान मैंने 5-5 हजार यूनिट खरीदने के अलग अलग 4 ऑर्डर्स रिप्लेस किए। इस बीच बाजार 30 अंक ऊपर चला गया। अगले दिन संडे था और जैसे ही मंडे को बाजार खुला, न्यूयॉर्क में लिवरपूल बूम पर था। जल्द ही बाजार 50 अंक ऊपर चला गया। मेरा अंदाजा है सबसे ज्यादा रेट में कपास बाजार पर राज कर रहा था। मेरा कोई भी दाव खाली नहीं गया। ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मंगलवार की सुबह जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस बिल्डिंग के गेट पर ही मेरा एक दोस्त मिला। मुझे कहा कि तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी कहानी? उसने कहा, कहानी तुम्हारे बारे में है। उसने मुझे कहा कि तुम खुद जाकर ऑफिस में देख लो। फिर मैं अपने ऑफिस में पहुंचा। वहां न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर मैं सुर्खियों में छाया हुआ था। जुलाई कॉटन कॉर्नर बॉय लैरी लिविंगस्टन। जुलाई में न्यूज़पेपर मेरी खबरें कॉटन को लेकर छपी हुई थी। मैंने 140,000 कॉटन के गांठों को अपनी स्टडी, अपने एक्सपीरियंस और बेहतरीन प्लानिंग के जरिए बेचा था। मेरा ये कारनामा न्यूज़पेपर में पढ़ा जा रहा था। 10 बजे बाजार खुला और उसका 10 मिनट बाद मेरे पास कॉटन का एक टुकड़ा भी नहीं था। सारा कॉटन हाई रेट पर जा चुका था। मैंने दूसरे बिजनेसमैन के लिए मार्केट तैयार कर दिया। मुझे स्वर्ग जैसी फीलिंग हो रही थी। मैं तो अपने आप में सोच रहा था कि मुझे लगा कि इतनी बड़ी मात्रा में कॉटन बेचना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं था। न्यूज़पेपर के राइटर को यह सारी इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों से मिली। सुबह 9 बजे की खबरों में ये सब आ चुका था। ये सब कुछ मेरे दोस्तों का किया धरा था। अगर वो नहीं करते तो शायद मैं खबरों में नहीं होता। वैसे मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि अगर वो अरेंजमेंट नहीं करते तो शायद मैं इतने माल के लिए मार्केट भी नहीं ढूंढ पाता और मेरे पास जगह भी नहीं थी। हालांकि मेरे खिलाफ बोलने वाले लोग भी बहुत हैं, क्योंकि जब आप बाजार से प्रॉफिट कमाते हैं आपको सबसे पहले बेईमान कहा जाता है। आपकी सिंप्लिसिटी, आपके प्रिंसिपल सब एक तरफ हो जाते हैं और लोग आपकी बुराई करने लगते हैं। मुझे लगता है कि केवल दिमाग की बुराई है। खैर, ये सब तो चलता रहता है। मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देता और मेरी पर्सनली इन चीजों से कुछ लेना देना भी नहीं है। जुलाई बीतने के थोड़े से पहले मैंने कॉटन की सौदेबाजी बंद कर दी थी और मुझे एक इंटरव्यू के लिए मेल मिला। पर्सी थॉमस ने मुझे इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट की थी। मैंने उन्हें तुरंत जवाब दिया कि आप किसी भी समय मेरे ऑफिस आ जाइए। आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी होगी। अगले दिन वो मेरे ऑफिस में थे और मेरी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कई तरह के सवाल जवाब किए और मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उनका जवाब दिया। पूरा इंटरव्यू के बाद लाखों लोगों के अनसक्सेस होने और लाखों लोगों के सक्सेस होने की बात थॉमस ने लिख ली थी। फिर बाद में उन्होंने मुझे शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप बनाने का प्रपोजल दिया। मेरे पास अपना एक पर्सनल ऑफिस था। बाजार बंद होने के एक दिन पहले एक अजनबी आदमी मेरे पास आया और मुझे गुड आफ्टरनून कहते हुए बात करने की कोशिश करने लगा। वो लगभग 35 साल का था और मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, मैं आपको वॉल्टर स्कॉट के बारे में बताने आया हूं। वो एक बुक एजेंट था। उसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं था और वो दिखने में भी अट्रैक्टिव नहीं था। उसने मुझे $500 का स्कॉट कार्य का एक सेट दिया और मुझे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मैंने हस्ताक्षर किए और वो चला गया। वो पहला आदमी था जिसने मेरे साथ ऐसा किया। जब वो मेरे ऑफिस से निकला तो मैंने कसम खा ली कि आज के बाद उसके साथ किसी तरह का बिजनेस नहीं करूंगा। अगले दिन मुझे उसका थैंक्स लेटर मिला। मुझे अपने ऑफिस इनवाइट किया। लोग पर्सी थॉमस के बारे में कई तरह की गलत बातें करते हैं। वो बेहद दिलचस्प हैं, सामान्य हैं और उनका भाषण बहुत इफेक्टिव है और वो ईमानदार भी हैं। उन्होंने जितने समय में मुझसे बात की मुझे बहुत इम्प्रेस किया। उन्होंने मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने ऐसी कई बातें की जिनको सुनकर मुझे लगा कि मैं इन बातों को पहले नहीं जानता था। मैंने अब नए आंकड़ों की केस स्टडी शुरू कर दी थी और मुझे डर था कि मैं पिछली चीजों को बेस मानकर नहीं चल सकता। थॉमस की बात सुनकर मुझे लगने लगा कि मैं गलत हूं। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि मैं खो गया हूं। मुझे लगा उनकी एक एक बात सही है। उसकी बात सुनने के बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अपनी गलतियों के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहता, कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता। फिर मैं आराम करने के लिए बेसोर चला गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ मेरा टेंशन बढ़ रहा है और मैं घबराहट महसूस कर रहा हूँ और दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए मुझे कॉटन और गेहूं से जुड़े तमाम सौदे भूलने होंगे। रिलैक्स करना चाहता था। मेरे जीने के तरीके आसान थे और मुझे झटके पर झटके लग रहे थे। भाग्य मेरे खिलाफ था। मेरा लक बिल्कुल नहीं चल रहा था। मुझे पैसों की जरूरत थी।
ये एक बड़ा सवाल था, लेकिन पैसे मिलेंगे कहाँ, ये इससे भी बड़ा सवाल था। मैं अब अपने ब्रोकरों से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि उनको बांटने के बाद मेरे पास मार्केट मार्जिन बहुत कम रहता था। मैं जल्दी से लाखों रुपए जीतना चाहता था। इसी बीच मुझे एक लड़का मिला जिसका नाम बॉब था, और वो एक प्लेंजर था। वो बहुत मजाकिया नेचर का था। वो आदमी वॉल स्ट्रीट के उन आदमियों में शामिल था जिन्होंने ऑटोमोबाइल ब्रेसलेट या मोटर बोट या पेंटिंग में पैसा नहीं गंवाया था। वैसे भी शेयर मार्केट में हमेशा उम्मीद 50-50 की होती है, क्योंकि मैंने मार्केट में कई लोगों को हजारों डॉलर कमाते और गंवाते देखा है। मैं खुद कॉटन के सौदे में हार गया था। मैं पैसा बनाना चाहता था, लेकिन मैं गंवा बैठा। मैं कर्ज में डूब चुका था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरा बिजनेस गलत रास्ते पर जा रहा था। मैं बीमार हालत में घबराया, परेशान सा, खुद को संभालने में असमर्थ था। ये मेरे लिए सबसे बुरा दौर था। मुझे लगा मुझे एक ब्रोकर होना ही नहीं चाहिए था। मेरे इमोशंस मर चुके थे। मैं खुद को निहत्था और बेबस महसूस कर रहा था। लगातार कंटिन्यू सक्सेस के बाद अचानक अनसक्सेस मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने पहली बार ह्यूमन नेचर और ह्यूमन वीकनेस को बहुत करीब से देखा था। मैंने इस इशू की डीपली स्टडी की। मैं न्यूयॉर्क छोड़ने का मन बना चुका था और फिलहाल बिजनेस नहीं करना चाहता था। मैं एक अच्छे पार्टनर की तलाश में था। फाइनली मैंने न्यूयॉर्क छोड़ दिया। एक दिन मुझे लूसियस टकर का एक लेटर मिला। मैं उसे बहुत पहले से जानता था। वो स्टॉक एक्सचेंज फर्म के ऑफिस में मैनेजर था। मैंने कभी कभी उसके साथ थोड़ा बहुत बिजनेस किया था। उसने मुझे फिर से न्यूयॉर्क बुलाया था। मैं उसे जानता था कि वो ठीक आदमी नहीं है, और मेरे पास इस समय न्यूयॉर्क ट्रैवल करने के लिए फालतू पैसा भी नहीं था। उसने अपने लेटर में यह भी लिखा था कि न्यूयॉर्क का कोई बड़ा बैंकर आपसे मिलना चाहता है। मैंने पूछा आखिर ये व्यक्ति कौन है, तो उसने कहा आप जब न्यूयॉर्क आएंगे तो मैं आपसे उसे मिला दूंगा। उसने मुझे और भी बहुत सारी बातें अपने पत्र में लिखी थी, और मैं न्यूयॉर्क वापस आ गया। मेरे मन में एक अजीब सा डर था, और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे जीवन का एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। लूसियस मुझे स्टेशन पर ही मिल गया, और बिना समय बर्बाद किए वो मुझे विलियमसन और ब्राउन के फेमस स्टॉक एक्सचेंज हाउस में डैनियल विलियमसन से मिलवाने के लिए ले गया। विलियमसन ने मुझसे कहा कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और उम्मीद है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। उसने मुझसे कहा कि ये दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। इस बीच लूसियस ने मुझे पहले ही कह दिया था कि उसे नहीं पता है कि क्या ऑफर है। विलियमसन फर्म के सीनियर ऑफिसर थे, और 70 के दशक से ये फर्म एक रेपुटेशन के साथ बाजार में काम कर रही थी। इसके लिए गारंटी की आवश्यकता नहीं थी। उसके पास एक कस्टमर था जो छोटे छोटे 100 कस्टमर के बराबर था। रिलेशन में वो विलियमसन की बहन का पति था, और उसका नाम एल्विन मार्कवार्ड था। वो 1 दर्जन से ज्यादा बैंकों और ट्रस्ट कंपनियों का डायरेक्टर था। साथ ही वो द ग्रेट चेसापिक और अटलांटिक रेल रोड सिस्टम का प्रेसिडेंट भी था। वो रेलवे की दुनिया के सबसे बड़े लोगों में शामिल था। उसके पास 50 मिलियन से 500 मिलियन डॉलर तक कैपिटल मौजूद था। लूसियस ने विलियमसन को कई ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए मोटिवेट किया था। लूसियस के कहने पर ही विलियमसन ने एक बहुत आलीशान होटल शिकागो में खोला, और इसी होटल का मैनेजर बनाने का ऑफर मेरे सामने रखा गया, जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया। लूसियस ने मुझे फिर विलियमसन के पर्सनल ऑफिस में एक और मुलाकात के लिए बुलाया। विलियमसन वेल पॉलिश्ड, वेल एजुकेटेड, वेल बिहेवियर वाले जेंटलमैन आदमी थे। वो सज्जन व्यक्ति थे और मेरी तरफ स्माइल कर रहे थे। हमारे बीच जो भी बातचीत हुई उसे एक हेल्थी कॉन्वर्सेशन कहा जा सकता है। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, मेरे पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं। मैं बस सुनता रहा। मैं हमेशा किसी की बात को पहले पूरी तरह सुनता हूँ, उसके बाद डिसीजन लेता हूँ। मुझे हर बात को समझने और तथ्यों को जानने का इम्पोर्टेंस पता चला है। वो मेरे साथ बिजनेस करने वाले थे। उसने कहा मैं चाहता हूँ आप हमारे ऑफिस में बिजनेस ब्रांच खोलें। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। अगर तुम हार भी जाते हो तो मैं तुम्हें पर्सनल चेक दूंगा। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे इस तरह का ऑफर दे क्यों रहे हैं? तो उसने कहा हम ऑफिस में एक ऐसा एक्टिव बिजनेसमैन चाहते हैं जो मार्केट में अपने नाम के लिए जाना जाता है। बस हम अच्छी तरह जानते हैं आपको एक प्लेंजर के रूप में जाना जाता है, और हम आपकी काबिलियत, इंटेलिजेंस और मार्केट रिपोर्ट से अच्छी तरह से वाकिफ हैं।
मैं आपको सब कुछ क्लियर बता रहा हूं मिस्टर लिविंगस्टन। हमारे पास 2 से 3 बड़े रईस ग्राहक हैं। मैं चाहता हूं आप उनके साथ डील करें। मैं उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे लगा कि वो मेरे पीछे अपनी जीजा के मैनेजमेंट को कवर करना चाहता था। पिछले 3 सप्ताह में मैंने 25,000 लगाकर $12 लाख का प्रॉफिट कमाया था। ये पैसे मुझे विलियमसन ने उधार दिया था और मैं तुरंत ही उसे लौटाने के लिए उसके ऑफिस पहुंचा। लास्ट 3 वीक में मेरा एवरेज प्रॉफिट 150% था। मेरा बिजनेस लार्ज स्केल पर डेवलप हो गया था। एक सुबह जब मैं डाउनटाउन में था तभी विलियमसन ने मुझे मार्केट खुलने से पहले अपने ऑफिस बुलाया और कहा, तुम अभी चेसापीक और एटलांटिका में कुछ भी मत करो। चेसापीक एटलांटिका अभी डाउन चल रहे हैं। डेल और एल्विन दोनों करीबी दोस्त हैं और दोनों ही बड़े काइंड पर्सन थे और मुझ पर विश्वास करते थे। कई बार मैंने अपने इमोशंस के आगे जीत हार का फर्क नहीं आने दिया। ये एक शानदार फ्रेंडशिप थी। दोनों से जो भी मिला मेरे लिए एनकरेजमेंट की तरह था। विलियमसन ने मेरे लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक शब्द था, थैंक्स। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है और इसी के चलते बीच बीच में मुझे थोड़ा अजीब लगता था। इसलिए मैंने हर मामले को एक अलग एंगल से देखना शुरू कर दिया। मेरा डाउट सही था। कुछ समय बाद ही मुझे पता चल गया कि विलियमसन मुझे यूज कर रहा था और अब मैं बहुत गुस्से में था। मैं तुरंत विलियमसन के पास पहुंचा और मैंने उन्हें सीधा कहा कि मैं विलियमसन एंड ब्राउन के ऑफिस को आज और इसी वक्त छोड़ रहा हूं। उसके पास मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं विलियमसन और ब्राउन के द्वारा पैसे के नुकसान से परेशान नहीं था। मैं परेशान था उस विश्वास से जो अब डगमगा गया था। वो मेरे साथ बिजनेस नहीं कर रहा था, सिर्फ अपने रिलेटिव पर नजर रख रहा था। उसके साथ बिजनेस करने के चक्कर में मैंने अपना बिजनेस लगभग गवा दिया था और मेरा सब कुछ चौपट हो चुका था। हालात बद से बदतर हो चुके थे। मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और अब मैं कर्ज में भी डूब चुका था। साल 1911, 1912, 1913 और 1914, इन 4 सालों में मैंने सिर्फ गवाया ही गवाया। मैंने एक चीज और सीखी। मैंने विलियमसन के ऑफिस में एक आदमी के रूप में जो काम किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन एक स्टॉक ब्रोकर को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अपना सब कुछ बंद करके किसी को साथ दे दे। मेरा बिजनेस चौपट हो चुका था। सच तो ये था कि विलियमसन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। एक बात मेरे माइंड में हमेशा थी कि जब से मैं विलियमसन और ब्राउन का ऑफिस छोड़ा है तब से मार्केट से क्रीम गायब थी। मैं अपना एक लंबा मनी लेस टाइम गुजार चुका था। मैंने विलियमसन को छोड़ अन्य ब्रोकर्स के ऑफिस में कोशिश शुरू की। मुझे क्रेडिट मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा करते थे। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब मैंने बिजनेस बंद किया था तब मेरा $1 मिलियन पैसा बाजार में बाकी था। हालांकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मैंने मार्केट में अपनी पकड़ कमजोर कर ली थी। 4 वर्ष एक लंबा समय होता है। मैंने खुद को एक बार फिर यकीन दिलाया कि जो गलत होना था हो चुका। अब बारी है एक नई शुरुआत की। मैं खुद को एक चांस और देना चाहता था। मैंने अपनी बिजनेस प्रॉब्लम के डिफरेंट स्टेप्स का स्टडी किया और मैंने ये पाया कि मेरी मुख्य परेशानी मार्केट में बकाया पैसे को लेकर चिंता करना है, जो मुझे नहीं करनी चाहिए। साथ ही मुझ पर जो कर्ज है बिजनेस का एक हिस्सा है जो हर बिजनेसमैन पर होता है। टाइम नेगेटिव चल रहा था। ऐसे में मुझे पॉजिटिव सोचना था। मुश्किल था लेकिन सोचना था। मार्केट में मेरी रेपुटेशन को देखते हुए मेरे अधिकतर लेनदार अच्छे थे और वो मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक मुझ पर कोर्ट केस करने और मेरी ऑफिस की संपत्ति जब्त करने की बात कर रहे थे। उसके $800 बाकी थे। हालांकि मुझे यकीन था कि जब मैं फिर से बिजनेस में आऊंगा तो सभी का भुगतान कर दूंगा। मैं दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुका था। न्यूज़पेपर और कोर्ट से आने वाले नोटिस मेरे लिए बेहद गिल्टी फील करने का कारण बन रहे हैं। फिर भी मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो इंतजार नहीं करना चाहते। 31 जुलाई से दिसंबर 1914 के मध्य तक स्टॉक एक्सचेंज के सारे काम बंद कर दिए थे। लंबे समय से कोई बिजनेस नहीं था। फिर भी मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। हालांकि अब मैं उन्हें और अधिक मदद करने के लिए नहीं कह सकता था। फरवरी 1915 में मैं विलियमसन से मिलने पहुंचा। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि जब भी जरूरत हो $25,000 की मदद कर सकते हैं। उन्होंने मेरी मदद की और मैंने उन्हें थैंक्स कहा। मेरे पास शायद अपने करियर को बनाने का आखिरी चांस था।
आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अपने पुराने दिनों में लौटने के लिए कितना एक्साइटेड था। स्टील ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं विलियमसन और ब्राउन के ऑफिस में 500 शेयर खरीदने से पहले बहुत अधिक सोचना चाह रहा था। मैंने अपने दिल की आवाज सुनी और अपना सारा एक्सपीरियंस बटोर कर दांव खेला। किस्मत बदल गया था और मैं जीत रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया में बड़ी ताकत के रूप में जाना जाने लगा। सप्लाई और डिमांड के गेम ने अमेरिका को बहुत आगे पहुंचाया। हमारे पास वो सभी चीजें अच्छी थी जो दुनिया में तेजी से बिक रही थी और हम उसके बदले कैश प्राप्त कर रहे थे। 1915 में शेयर बाजार में वॉल स्ट्रीट के इतिहास की सबसे बड़ी जंप देखी गई। 1916 में लगातार तेजी बनी रही और मैंने खुद को खड़ा कर लिया था, लेकिन मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि युद्ध में शांति बहाली की कोशिश की जाएगी। इस बीच मैं एक बार फिर साउथ की ओर पाम बीच पर चला गया, जहां अपना पसंदीदा काम मछली पकड़ना मैंने जारी रखा। मैं फ्रेश होने के मूड में था और अच्छा समय बिता रहा था। पाम बीच पर मैं भी अपने ब्रोकर ऑफिस रेगुलर जाता रहा। राष्ट्रपति विल्सन शांति लाने के भरसक कोशिश कर रहे थे। इस बीच मैंने फिर कॉटन का बिजनेस शुरू कर दिया था और मैं उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। ऐसा लगने लगा था एक बार फिर सब कुछ ठीक होगा। मुझे गेहूं में भी बहुत प्रॉफिट हुआ था, इसलिए मैंने कॉटन को लेकर एक दाव और खेला। यदि नुकसान भी होगा तो भरपाई हो जाती। इस वक्त मेरा प्रॉफिट 1 मिलियन से थोड़ा ज्यादा था। साल 2017 की शुरुआत में मैं फिर न्यूयॉर्क लौट आया और सबसे पहले मैंने वो सभी भुगतान किए जो मुझ पर बकाया थे, कुल मिलाकर $1 मिलियन से अधिक। मैं कर्ज चुकाने के बाद बहुत खुश था। लोग मुझ पर फिर से बिलीव करने लगे थे कि मैं उनका कर्ज चुका दूंगा और मेरा प्रोफाइल भी बढ़ गया था और क्रेडिट लेस होने से बच गया था। जजमेंट के रिस्क और अनवांटेड रिजल्ट के बीच मार्केट अपनी स्पीड से चल रहा था। कुछ भी पॉसिबल था और ऐसे में कूल माइंड से डिसीजन लेना बेहद जरूरी था। रिस्क हर कहीं है। जब आदमी घर से बाहर निकलता है, ट्रेन में निकलता है, हर कहीं रिस्क है। यूरोप में युद्ध चढ़ने के बाद चीजों के दामों में बढ़ोतरी जारी थी। होना भी ऐसा चाहिए था, क्योंकि युद्ध के दौरान इसका अनुमान लगाना ज्यादा हार्ड नहीं था। जुलाई 1917 में मैंने अपने सभी कर्ज चुका दिए थे। 1917 के कोल्ड सीजन से मैंने खरीदी का काम शुरू किया। मेरा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका था। ऐसे में मैंने नुकसान भी उठाया, लेकिन मैं जानता था कि मैं भरपाई कर दूंगा। मुझे यकीन था कि मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे भारी इंटरेस्ट के साथ रिटर्न देगा। मैं पहली बार कॉफी पर दांव लगा रहा था। पिछले 9 महीने से मैं कुछ नहीं कमा पाया था और अब दांव खेलना था एक ऐसी चीज पर जिस पर मैंने पहले कभी कोई गेम नहीं खेला था। मैंने कंडीशन अपने फेवर में होने के लिए 1 साल इंतजार किया था। मुझे सब क्लियर दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैं अंधा नहीं था। सरकार ने पहले ही आवश्यकता से अधिक प्रॉफिट बनाने के खिलाफ कई तरह के कानून बना दिए थे। अब मैंने कॉफी के कार्गो खरीद लिए थे। सरकार ने कच्ची कॉफी का रेट फिक्स कर दिया था। इसका एक मतलब ये था कि ये निकाला भी जा सकता था कि कॉफी एक्सचेंज बिजनेस से बाहर हो सकती है। मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बेचना शुरू किए और मुनाफा कमाया। हालांकि जो मैंने सोचा था उतना सक्सेस होने में मैं कामयाब नहीं रहा। युद्ध के दौरान अन्य वस्तुएं 250 से 400 गुना ज्यादा भाव पर बिक रही थी, लेकिन कॉफी एवरेज से नीचे थी। मुझे 1 साल से ज्यादा समय हो गया था कॉफी का बिजनेस करते हुए और मैं जर्मनी से न्यूयॉर्क में लाकर कॉफी बेच रहा था। हालांकि युद्ध के दौरान कॉफी अकेली वस्तु थी जिसका रेट नहीं बढ़ा। इस समय लोगों की बातों पर ध्यान देना मूर्खता और समय की बर्बादी होती। मैं फायदे और नुकसान के बीच लगातार गेम खेल रहा था। कई लोगों ने उस दौरान मुझ पर उंगली उठाई और मेरे बिजनेस को गलत करार दिया, जिससे मेरा रिजल्ट और मेरा मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड हुआ। लगातार सप्लाई और डिमांड को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई बार आपको कारण का पता नहीं होता है और कई बार आपको वो रीजन पता होते हैं। जब आपको रीजन पता नहीं हो तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वक्त आप पर पलटवार करता है और आपके आइडिया काम नहीं करते। टिप्स। आखिर लोग कैसे सजेशन पसंद करते हैं? लोग सजेशन लेना ही नहीं, सजेशन देना भी पसंद करते हैं। इसमें लालच और घमंड दोनों है। ये कभी कभी बहुत एंटरटेनमेंट का काम करता है तो कभी कभी ये सही में बेहद कीमती है। टिप्स देने वाले किसी भी टाइप के लोग हो सकते हैं। हो सकता है उनकी एक टिप आपका लक बदल दे।
मैं एक एवरेज कमीशन हाउस के एवरेज कस्टमर के बारे में बात कर रहा हूँ। टिप्स लेने वाला और टिप्स देने वाला दोनों ही इसमें शामिल है। आज के सिनेरियो में इंसान टिप्स लिए बिना और टिप्स दिए बिना शायद सांस भी नहीं लेगा। मुझे भी दिन भर सैकड़ों लोगों के सजेशन मिलते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आपको याद है जब मैं स्टॉक एक्सचेंज से बाहर हो गया था, पुल के सदस्यों के अनुभवहीनता यानी अनएक्सपीरियंस होना उस समय बहुत भारी पड़ा था। वो मार्केट के अप एंड डाउन को जज नहीं कर पा रहे थे और इस दौरान उन्होंने किसी का सजेशन भी नहीं माना। मैंने खुद अपनी इंफॉर्मेशन पर काम करता गया। मैं जानता था पब्लिक कुछ भी कर सकती है, फिर भी मैंने भारी संख्या में शेयर खरीदे। लोग डर चुके थे और मेरी नौकरी छोड़कर जा रहे थे। लोग कंफ्यूज थे कि एक स्टार्ट जो एक बार 150 अंक पर बेचा गया है वो 130 या 120 का होना चाहिए, लेकिन बाजार किसी की मर्जी से नहीं चलता। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पत्नी के साथ फिर से पाम बीच पर चला गया और मैंने वहां अपनी पत्नी को ग्रिडली में कमाए पैसों में से $500 दिए। फिर मैं अपनी पत्नी के करीब जाकर बैठ गया और खूब सारी रोमांटिक और एंटरटेनिंग बातें करने लग गया। फिर मैंने उसे बताया कि मैं जा रहा हूं। मेरी पत्नी बहुत इंटेलिजेंट है और उसने कहा कि जाने से पहले कुछ ऐसा करो कि मैं खुश हो जाऊं। मैंने उससे कहा कि ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसने मुझे कान में एक टिप दी जो मेरे काम आई। उसका टिप एकदम सटीक था। मैंने इसके लिए उसे थैंक्स कहा। उसने कहा कि वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं जानती, बस एक विश्वास था। उसकी बात सुनकर मैंने अगली सुबह हार्डिंग के ऑफिस में मैनेजर हेली से कहा, मुझे कुछ स्टॉक खरीदने हैं। मेरी पत्नी ने भी इसी ऑफिस में खाता खुलवाया और स्टॉक खरीदे और मैनेजर से कहा कि मेरे पति को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि मैं जीत ना जाऊं। उसने पहली बार में 100 शेयर खरीदे। वो मेरी मदद करना चाहती थी। जल्दी उसे प्रॉफिट मिला और वो इतने खुश थी कि ना चाहते हुए भी उसने मुझे सब कुछ बता दिया। बोर्नियो 3 की एक्टिविटी ने मेरा ध्यान खींचा। पाम बीच के स्टॉक ऑफिस पर मेरी पत्नी कॉल का इंतजार कर रही थी। लगभग 11 बजे वो रोजाना ही घूमती है और इसी समय इंतजार में थी। फिर वो फोन पर बात कर रही थी और हेली के साथ उसके लंबे डिस्कशन चली। हेली अपने $500 खोना नहीं चाहता था और वो एकटक मेरी पत्नी को देखकर रोने लगा। मैंने कहा, मैं कभी टिप नहीं लेता। मार्केट में अभी मंदी है। टिप्स लेने वाले हमेशा शराबी जैसे होते हैं जिनकी प्यास बुझती ही नहीं। टिप्स कई बार बड़े नुकसान का कारण भी बन जाती है। मेरा एक दोस्त था जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर था। उसने एक बार इसी तरह से अपने $3500 गंवाए थे। मैंने पूछा कि यह किसके कारण हुआ, तो एक ब्रोकर ने और न्यूज चैनल वाले ने कहा, आज स्टॉक परचेज करने चाहिए। लेकिन फ्राइडे मॉर्निंग में मार्केट पहले 6 मिनट में ही 6 अंक नीचे गिर गया। हर किसी को शेयर खरीदने में घबराहट हो रही थी। स्टॉक बुरी तरह टूट चुका था। एक्सपर्ट इसकी स्टडी में लग गए। इस बीच पेंसिल्वेनिया का एक डचमैन वॉल स्ट्रीट में नया नया आया था और वो एक मैथमेटिक्स एक्सपर्ट के साथ साथ अनबिलीवेबल मिस्टरियन भी था। वो सिर्फ खुद पर यकीन करता था और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का था। वो आंकड़ों का बड़ा खिलाड़ी था और किसी भी आरोप को सिरे से खत्म करने की काबिलियत रखता था। उसने राष्ट्रपति रेनहॉर्ट से बातचीत की। उसने एक शीट पर आंकड़े लिखे और मुझे दिखाने लगा कि उसकी कंपनियां अलग अलग डिवीजन में क्या क्या काम कर रही हैं और कितना पैसा कमा रही हैं। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो एक्सपेंसेस में कहां कटौती कर रहे हैं। फिर उसने उस महंगे कागज पर बनी शीट को मरोड़ा और डस्टबिन में डाल दिया। बहुत जल्द सभी को फाइनेंशियल एक्सपर्ट टिप्स देकर इम्प्रेस करना चाहता था। उसके हाथ में खूबसूरत नोटपैड था। हालांकि वो बड़ा आदमी था, लेकिन वो नोटपैड पर भी कुछ लिखता रहता था और उसे डस्टबिन में डाल रहा था, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो फिजूल में पेपर बर्बाद कर रहा था। मेरे कॉलेज फ्रेंड में से एक दोस्त को हमेशा कहानियां सुनाने का बड़ा शौक था। हाँ, वही मुझे ब्रेकफास्ट के टेबल पर कुछ स्टॉक बेचने की राय दे रहा था। लेकिन ना तो मैं इस समय उसकी बातों पर ध्यान दे रहा था, ना ही शेयर मार्केट पर, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस स्टॉक ऑपरेटर था और ये महसूस कर रहा था कि मुझे उसके बाद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं जब भी अनएक्सपेक्टेड शेयर खरीदे, मुझे हमेशा लॉस ही हुआ। एक बार मैंने यूटा कॉपर के 5000 शेयर खरीदे और तुरंत बेच दिए क्योंकि वो मेरे लिए ठीक नहीं थे। स्टॉक के रियल स्कोर को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए सही समय का इंतजार करना होता है। एक्सपीरियंस ने मुझे ये क्लियरली समझाया है कि हर आदमी को अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का एक चांस जरूर मिलता है। ऐसा ही एक बार फिर मेरे साथ हुआ और मुझे कोई $15 लाख का प्रॉफिट हुआ।
एक प्रिंसिपल जो कभी नहीं बदलेगा वो ये है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस चीज में मास्टर हो जाते हैं। एक डॉक्टर कई तरह की बीमारियों, दवाइयों और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट को देखता है और फिर बीमारी का ट्रीटमेंट लिखता है। ये काम करते करते वो एक दिन स्पेशलिस्ट हो जाता है। अपने एक्सपीरियंस से वो 100% श्योर हो जाता है। आपका पैसा खो सकता है लेकिन आपका एक्सपीरियंस कभी नहीं खो सकता। स्टडी, एक्सपीरियंस, मेमोरी और मैथमेटिक्स, ये चारों चीजें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी हैं। हमें हर चीज का सही तरीके से चेकअप करना आना चाहिए। वो सही है या गलत, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उसे हमेशा पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। ईयर ओवर ईयर एक्सपीरियंस आपको मास्टर बनाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं वस्तुओं के मार्केट पर हमेशा नजर रखता हूं और मेरी ट्रैकिंग हमेशा इस मार्केट पर होती ही है। ये मेरी वर्षों पुरानी आदत है। पिछले साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1921 की कंपैरिजन में इस बार गेहूं की फसल और ज्यादा अच्छी होगी। मैंने जजमेंट लगाना शुरू कर दिया था। फिर मैंने रेलवे शॉपकीपर और कोल माइंस की स्ट्राइक के बारे में भी दिमाग लगाया। मेरा माइंड हमेशा उन चीजों पर ध्यान रखता था जो शेयर मार्केट को इफेक्ट करेगी। स्ट्राइक के कारण एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होंगे और ये चीज है गेहूं के रेट पर रिवर्स इफेक्ट करेंगे। रेलवे द्वारा गेहूं ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। इसका एक मतलब ये भी है कि दोनों फसलों का माल एक साथ ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब बाजार से एक साथ गेहूं गायब हो जाएगा। साफ है गेहूं की कीमत डाउन जाएगी। मंदी और बिक्री के बीच समय बर्बाद करना मेरे प्रिंसिपल में नहीं है। इतने सालों में मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि बाजार जिस तरह से चले उस तरह से ऑपरेटर को अपना बिहेवियर रखना चाहिए। मेरे दोस्त ने मुझसे एक बार कहा था कि कभी 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन आपकी ओर बढ़ी है तो आपको ट्रैक से हट जाना चाहिए। ऑटोमोटिव शेयर इसी तरह बढ़ रहे थे। मार्केट तेज चल रहा है। कई कस्टमर लगातार मुझसे कांटेक्ट में थे। मैं बिजनेसी हूं और मेरी चिंता नई बात नहीं। उस दिन अलग अलग कस्टमर ने लगभग आधे मिलियन शेयर खरीदे। गायना में की गई मेरी खरीदी पर भी मुझे नुकसान हुआ। हालांकि कॉटन की 50,000 गांठें मुझे प्रॉफिट दे गई। मेरे अनुसार स्टॉक का ये सौदा दिलचस्प था और मैं इसे बंद नहीं करना चाहता था। मैं फिर थोड़ा इंतजार करने के बाद प्रॉफिट बढ़ते ही मैंने शेयर बेच दिया। पर अब मैं फ्री था। मैं आराम करने के लिए हॉट स्प्रिंग चला गया। अगली सुबह मैं सब कुछ भूल कर गोल्फ खेल रहा था। अगले दिन मार्केट हाई चला गया और मैंने आंख मीच कर 1 लाख खर्च कर दिया। इसके बाद मुझे भूख लगी तो मैं डाइनिंग रूम में चला गया और लंच का ऑर्डर दिया। लंच करते हुए मैं मार्केट न्यूज पर नजर रख रहा था और मुझे भी और कॉटन बेचना था। फिर मैं एक बार वॉशिंगटन पहुंचा और वहां अपने ब्रोकर ऑफिस जाकर पुराने दोस्तों से मिला। वहां ऑफिस में मुझे टक्कर मिले जो इस ऑफिस के चीफ हैं। मैंने कॉटन की 40,000 गांठ सेल कर दी और मार्केट अब लगातार ऊपर चढ़ रहा था, लगभग 75 अंक तक। नेक्स्ट रिजल्ट आने के पहले मैं कार से वॉशिंगटन छोड़कर न्यूयॉर्क रवाना हो गया। मैं अपने हॉट स्प्रिंग वाले दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क में लंच कर रहा था। वॉल स्ट्रीट में इतिहास यानी हिस्ट्री खुद को लगातार दोहराती है। आपको मेरे द्वारा सुनाई गई शॉर्ट्स कवर करने की कहानी तो याद ही होगी। लोग स्टॉक एक्सचेंज के अप एंड डाउन से हमेशा परेशान हो रहे थे और इस दौरान मकई ने सारा खेल खेला था। कई बार चीजें उस तरह की नहीं होती हैं जैसा कि न्यूज़पेपर में दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव अपनी जगह कायम रहता है। हाल ही में जब हाफ वीकली मेल आया तो मैंने स्टॉक कोटेशन को देखकर ट्रेडिंग को 155 के ऊपर पाया। मेरी नजर मार्केट पर थी और मैं अपना पसंदीदा काम कर रहा था, मछली पकड़ने का। बाकी सारी न्यूज मुझे न्यूज़पेपर से मिल रही थी। फिर मैं वापस न्यूयॉर्क लौट आया। इतने सालों में मुझे शेयर मार्केट ने फियरलेस और पैशनेट बना दिया था। मुझे बाजार में काम करने के लिए किसी सब्जेक्ट या किसी करिकुलम की आवश्यकता नहीं थी। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बिना किसी सिलेबस के मार्केट में मौजूद था। मुझे पता था मैं केवल नॉलेज से ही आगे बढ़ सकता हूं और अगर मैं गिरता हूं तो ये मेरी गलतियां होंगी। लोग सुने सुनाए आइडिया पर काम कर रहे थे और कमीशन घरों में कमा रहे थे। मैंने जब भी कोई भविष्यवाणी की वो अक्सर सही निकली और मैंने अपना टारगेट अचीव ही किया। एक दिन बाजार बेहद कमजोर था और बिजनेस लगभग 90 अंक गिर चुका था। कारण वही पुराना था। मेरे पास अवसर था क्योंकि मार्केट बड़ा था और ट्रेडिंग जोरों पर। यह एक ऐसा समय था जब मेरे पास नया बिजनेस करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने पुराने बिजनेस में काफी बिजी हो चुका था। मेरे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था।
मुझे नहीं पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में हेरफेर शब्द का यूज पहली बार कब किया गया। एक शेयर की खरीदी के लिए मार्केट में हेराफेरी आम बात हो गई है। इसके लिए कानूनों को तोड़ा गया है। शेयर मार्केट के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी और इसे रोका कैसे जाए किसी को नहीं पता था। मुझे अपने बिजनेस के हर स्टेप्स में डीप नॉलेज था और इंटरेस्ट भी। मैंने दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ साथ खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखा, लेकिन मैं आज तक स्टॉक का हेरफेर सीख नहीं पाया। दोपहर 1 बजे बाद मोस्टली ब्रोकर्स हेरफेर ही सीखते हैं। शेयर मार्केट के स्टॉक ब्रोकर्स के मेंटल स्टडी हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वेपन्स बदल सकते हैं लेकिन वॉर के रूल्स नहीं। अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को फील्ड ऑफ बैटल माना जाए तो वॉर के नियम कभी नहीं बदलते, स्ट्रैटेजी नहीं बदलती, बस हथियार बदलते हैं। इस पूरी बात की अगर समरी देखी जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगी कि स्टॉक की अटकलों में प्रिंसिपल का जजमेंट अलग अलग हो सकता है। इसीलिए आपको लगातार अपनी गलतियों से सीखते रहना होगा। ऐसे में जब मैंने कुछ पुराने सौदों और सौदों के तरीकों के बारे में सुना तो मुझे लगा कि 1900 के दशक की कंपैरिजन में 1860 से लेकर 70 के लोग कुछ ज्यादा ही भोले थे। लेकिन हमेशा बदलाव का नियम हर चीज पर लागू है। मनी और रेपुटेशन एक दूसरे से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज में करप्शन के कई मामले हैं जिसमें लोगों को जेल जाना पड़ा। हेराफेरी के कई मामले अब तक मार्केट की खबरों के साथ जुड़ चुके थे। आम जनता एक्सपर्ट और प्रोफेशनल बिजनेसमैन के साथ डील करती है और कई बार उन्हें धोखा मिलता है। कई लोग बर्बाद हो चुके थे, दिवालिया हो चुके थे, लेकिन मार्केट अपनी जगह बना हुआ था। कई साल पहले मैं एक पुराने ब्रोकर जे गोल्ड से बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करने का प्रॉमिस किया था। वो सचमुच जेंटलमैन थे और बेहद असाधारण, गजब की पर्सनालिटी के मालिक थे। वो कई बार बड़ी डील कर चुके थे और जीत चुके थे, बहुत रिच थे। ऐसे लोग अब कम होते हैं। उन दिनों एक ग्रुप उधार लेकर स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाता था और फिर पैसा लॉकअप हो जाता था। ये उन दिनों हेराफेरी का एक नया तरीका था जो आजकल नहीं है। मैंने कभी भी बिजनेस पर रहते हुए किसी ग्रेट स्टॉक मैनिपुलेटर से रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं की। यहाँ मेरा मतलब लीडर से नहीं है। मैं मैनिपुलेटर्स की बात कर रहा हूँ, ना कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस की। मैं जब पहली बार न्यूयॉर्क आया था तो जेम्स और किन उस समय सबसे ग्रेट थे। वो उनका प्राइम टाइम था। तब मैं मार्केट में यंगस्टर था, डुप्लीकेटिंग यानी हेराफेरी को लेकर चिंतित था। मैंने कई बार रिपोर्टेड ऑफिस में काम किया और बकेट शॉप भी ज्वाइन की। मार्केट की चाल, हेराफेरी और इस तरह का धंधों से मैं बिल्कुल अनजान था, लेकिन मेरी नजर में वो आज भी स्टॉक एक्सचेंज के राजा ही थे। किन सबसे साहसी और शानदार ऑपरेटर रहे जिन्होंने अब तक वॉल स्ट्रीट में काम किया। वो महान बिजनेसमैन थे और अपने समय के किंग थे। उन्होंने कभी भी पूल चार्ज नहीं लगाया। एक समय ऐसा भी आया था जब शेयर मार्केट का टोटल बिहेवियर उनके बिहेवियर पर डिपेंड था। एक मैनिपुलेटर के द्वारा अपने सपोर्टर्स को गलत समझा जाना शेयर मार्केट के नजरिए से बेहद मुश्किल था और गलत भी। उन्होंने कभी भी अपनी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी भी किसी का शोषण नहीं किया। हम कीन के काम करने के तरीकों को स्टडी नहीं कर सकते। एक शानदार ऑपरेटर जेम्स आर कीन, एक महान स्टॉक ऑपरेटर, स्टॉक एक्सचेंज का हर खेल जानता था। 1922 में भी उतना ही सफल था जितना 1901 या 1876 में। जब पहली बार कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क आया था तो उसने 2 साल में $9 मिलियन कमाए। वो एक ऐसा आदमी था जिसकी स्पीड भीड़ से भी बहुत अधिक थी। वो इमेजिनेशन के बाहर का आदमी था, पर ऐसे लोगों के लिए ना तो कोई प्राइज होते हैं और ना ही उनके लिए कोई सैलरी। हम बात कर रहे थे हेराफेरी के बारे में। जनरली हेराफेरी का मेन काम जनता के स्टॉक को हायर रेट में बेचना होता है। अगर मैं पैसा कमा रहा हूं तो मेरे कस्टमर भी पैसा कमाने चाहिए। ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए, लेकिन हेराफेरी में ये नहीं होता। एक सवाल और जो स्टॉक एक्सचेंज में जनरल पूछा जाता है ये है कि एडवर्टाइजिंग का सबसे इफेक्टिव आइडिया कौन सा है। मेरे हिसाब से वर्ल्ड एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा एजेंट टीकर है और सबसे अच्छा मीडियम टेप। हालांकि मैं अपने कस्टमर के लिए कोई लिटरेचर नहीं लिखने वाला। मैं सिर्फ स्टॉक में एक्टिव रहना चाहता हूं और रिक्वायर्ड प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। कोई किसी भी लेवल पर स्टॉक परचेज करे या सेल करे, इसके लिए मार्केट फ्री है। मार्केट हमेशा लोगों की लेटेस्ट लीडरशिप को फॉलो करता है। मैंने हमेशा अपने बिजनेस में एक चीज को प्रायोरिटी दी है
कि मैं अपनी करंट फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्टर्ब किए बिना बिजनेस कर सकता हूँ। मैं मार्केट में हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ रहा और मैं स्टॉक में हेर फेर कर रहा हूँ तो वो परचेजिंग में अपसाइड में जाता है। लेकिन मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ कि हेर फेर के दौरान में ये जरूर याद रखता हूँ कि मैं स्टॉक बिजनेस में हूँ। टेप के साथ हमें कभी बहस नहीं करनी चाहिए। कभी भी प्रॉफिट हो तो उसे दोहराने की कोशिश कभी ना करें। प्रॉफिट खुद ब खुद हो। क्या आपको भी मैं जानता हूँ कि विड्रॉल मैं के टाइम फिलहाल पर कुछ अपने ही इफेक्टिव पैसों नहीं के कर लिए पा रहा परेशान हूँ। किया जाता है? एम्पियर कभी स्टील स्टॉक मार्केट का कभी एक बैंक सर्वर रेपुटेशन डाउन, वाला कभी नाम बैंक था। फ्रीज, ये तो मेरे कभी सक्सेस सेटल होने नहीं का हुई एक के सॉलिड बहाने बोल के। एग्जाम्पल था क्योंकि कोई बात इसके नहीं। स्टॉक की अब कीमत खेलिए मार्केट level में 30 अंक 777.com। बढ़ा। मेरा प्रॉफिट मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर था। इसकी और क्योंकि बढ़ने जो की लोग पॉसिबिलिटी थी जो level777.com मुझे पर खेलते हैं एनकरेज उनको कर ये रही सब थी। बहाने नहीं सुनने Imperial पड़ते क्योंकि Steel यहाँ ऐसा उनको स्टॉक मिलता है है बेस्ट जिसने गेमिंग कभी भी एक्सपीरियंस। अनइवन बिहेवियर नहीं किया। जानता था किसी शेयर की एक्चुअल प्राइस को रीजनल बाजार में पोजीशन क्या है, इसलिए मैंने बैलेंस बना रखा। शेयर मार्केट में रिस्क कभी भी कम नहीं होता। अलग-अलग तरीकों और अलग-अलग कारणों से रिस्क बना रहता है। आप खुद कर सकते कुछ हैं रीजन एक तो क्लिक पता पर होते हैं डिपॉजिट और लेकिन कुछ विड्रॉल अपने अनजान अकाउंट रीजन में। से भी शेयर लेवल मार्केट 777 इफेक्टेड है होता इंडियाज का है। मुझे ओनली बहुत वन अधिक लीगल स्टॉक ट्रस्टेड खरीदने की जरूरत 100% नहीं टैक्स फ्री है। मैं गेमिंग अपने प्लेटफॉर्म। रेगुलर फर्स्ट कस्टमर डिपॉजिट के पर साथ ही सारी 100% बोनस चीजें और उसके कंपाइल कर बाद रहा था। 10% बोनस ऑन प्रसिद्ध एवरी डिपॉजिट। एडवर्टाइजमेंट और किसी भी पब्लिक प्रॉब्लम के सिटी लिए के आप साथ कस्टमर सपोर्ट नंबर इंपीरियल पर स्टील कभी भी पर कॉल गूगल कर टिप्स सकते हैं। नहीं ले आपकी रहा प्रॉब्लम था। तुरंत सॉल्व जब की भी कोई जाएगी। न्यूज़पेपर तो या अभी कोई विजिट फ्रेंड करो या level रिलेटिव मुझे 777.com स्टॉक के बारे में मेरी राय जाहिर करने की बात भारत का कहता है तो करेगा मैं कभी पूरा भी संकोच आपका नहीं सपना करता। level मैं एडवाइस 777.com। देता हूँ और एडवांस लेता भी हूँ। टेप एक अचूक हथियार था। मैंने सभी स्टॉक बेच दिए, कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया। अब रेट डाउन होना बंद हो गया था और सेलिंग का ऑर्डर भी बंद हो चुके थे। शुरुआती चरण से अब 70 अंक करेक्शन हो चुका था। मैंने बीच में ही सारे शेयर बेचने का ऑर्डर दे दिया। एक शानदार एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी मुझे प्रॉफिट दे रही थी। मेरे सेलिंग लिमिट के बाहर थी और काफी स्पीड से थी। मैंने इंपीरियल स्टील को कैपेसिटी डेवलप की और उसे ऑपरेट किया। कीमतों में अप एंड डाउन चल रहा था, लेकिन मैंने अपने कस्टमर में विश्वास जगा दिया था। इसी कारण इशू खत्म हो गई। मैंने कई हजार शेयर बेचे। मैं $100 प्रति शेयर पर इंटीरियर स्टील के शेयर बेच रहा था। हर कोई इसे एक बेहतरीन स्टॉक मान रहा था। इस कंपनी की वैल्यू मार्केट काफी हायर थी और स्टॉक हाई रेट पर बिक रहा था। इस सब के बीच जॉन पेटिस और मेरे बीच डिसएग्रीमेंट को लेकर बात चल रही थी। वो मुझे लाखों के शेयर में डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पिछले कई सालों से मेरा दोस्त था। इसलिए मैंने उसे समझाया और सलाह दी और उसने आखिर में मेरी एडवाइस मानी भी। वो ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनी के शेयर में इंटरेस्टेड रहता था। मैंने उससे कहा कि मैंने रिवर्स इफेक्ट का कैलकुलेशन किया है और इन्हीं के साथ हमें बाजार में फाइट करनी होगी। बाजार का एक नियम है, जो बाहरी लोग हर रेट पर खरीदने के लिए सही जजमेंट नहीं लगाते हैं, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते। कुछ बातें सिर्फ ऑन पेपर ही होती है। एक दिन जिम बांस, जो मेरा बेस्ट ब्रोकर है, मेरा क्लोज्ड फ्रेंड भी है, उसने मुझे बुलाया। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम एक बड़ा एक्सपीरियंस लो। इससे पहले मुझसे इस तरह की बात सुनी नहीं थी। उसने मुझे बताया कि उसकी एक फर्म फिक्स स्टॉक में इंटरेस्टेड है। उनके साथ कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी कि उन्हें बड़े ब्लॉक मार्केट में आना कंपलसरी हो गया था। जिम चाहता था कि मैं उनके लिए मार्केटिंग करूं, लेकिन मैं कुछ कारणों से उनके साथ नहीं होना चाहता था। हालांकि वो एक अच्छा दोस्त, अच्छा कलीग और अच्छा ऑफिस पार्टनर था। अंत में मैंने कुछ चीजें करने के लिए सहमति दे दी, लेकिन एक ही समय में देश के सबसे बड़े बैंक को ट्रस्ट कंपनी में प्रमोटरों और एडवर्टाइजमेंट के जरिए किसी को करोड़पति बनाना इतना आसान नहीं था। उनका पर्सनल कैपिटल बाजार को संभालने और सही ठहराने के लिए बहुत कम था, लेकिन नई फर्म के आने से पुराने और नए शेयरों के रेट में सुधार हो सकता था। कभी कभी स्टॉक को चौगुना करके आप अपने शेयरों को 30 से 35 पर बेच सकते हैं और वही पुराने स्टॉक के लिए 120 से 140 के बराबर भी। जिम में अपने बैंक के प्रेसिडेंट के जरिए शिडी कैंट को $3,500,000 उधार दिए। शिडी कैंट ने राष्ट्रपति को प्रॉमिस किया था कि कीमतें 50 से डाउन नहीं होंगी। ये एक बहुत प्रॉफिटेबल डील थी। हालांकि बात ये भी सच है कि जिम और उसके साथी एक्सपीरियंस हैं।
ये उनमें फिल्म बहुत लेवल सारे 777 successful द्वारा businessmen प्रस्तुत की और गई है। वॉल स्ट्रीट की हर चाल से वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने केवल पब्लिक की परचेजिंग कैपेसिटी को इम्पोर्टेंस दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती रही। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का मार्केट दूसरों के मुकाबले अच्छा था। प्रमोटरों को सबसे अच्छी उम्मीद ये करनी चाहिए थी कि अगले कुछ सप्ताह में नए स्टॉक बेचने पर उन्हें एवरेज 50 से 75 अंक की बढ़त मिलेगी। इस तरह उनकी दो पूंजीगत गलतियों के रिजल्ट सामने थे। पब्लिक ने नए स्टॉक को नहीं खरीदा क्योंकि पूरे बाजार में रिएक्शन नेचर डेवलप था। जिम और उसके पार्टनर ने बैंक से $35,000 का कर्ज ले रखा था। ये उन पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी था। पब्लिक सिर्फ 50 पर खरीदने के लिए तैयार थी। इसी बीच जिम ने मुझसे 10,000 शेयर बेचने की गुजारिश की। जिम को भी अपने पुराने स्टॉक से प्रॉफिट कमाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हालांकि ये शेयर मार्केट और सिंडिकेट में उसका सबसे छोटा नुकसान था। वो निराश था। इस समय जनरल मार्केट ना तो एक्टिव था ना ही सॉलिड। मैंने अपने दोस्त को जवाब दिया कि मैं पहले कंडीशन को देख लूंगा, इसके बाद तुम्हें जवाब दे पाऊंगा। मैंने कंपनी के हिस्ट्री पर अभी तक स्टडी नहीं की थी और मैं उसके पिछले साल की रिपोर्ट को भी डिटेल में चेक नहीं कर पाया था। मार्केट स्टेटस चेक की थी। मैंने उनसे कहा कि समय का इंतजार कीजिए। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे सजेशन को मानेंगे क्योंकि वो एक्सपीरियंस वॉल स्ट्रीट में काम करने वाले लोग थे और मुझे अच्छी तरह से जानते थे। इससे पहले उनकी कंपनी ने काफी प्रॉफिट कमा रखा था। एक वक्त था जब उनके पास 70,000 शेयर थे। उन्होंने अपने भतीजे के साथ बिजनेस शुरू किया था और $5,000 के लिए उसने उन पर मुकदमा दायर कर दिया था। कुल मिलाकर बिजनेस उन्हें विरासत में मिला था। बाजार की सफलता और असफलता कई लोगों को न्यूज़पेपर में ला देते हैं। साहित्य और उपन्यास के नायक यहीं से मिलने लगे। वैसे मैंने कभी स्टैकिस्टों को उपयोग नहीं किया। उन्हें उनके बहुत सारे दोस्तों ने इनकरेज किया था। मैंने जल्द ही बेहतरीन काम शुरू किया और लगभग डाउन हो चुके शेयरों में बाजार को शुरू करने की कोशिश में लग गया। इसी बीच एक आदमी है जो $4 लाख कैश इन्वेस्ट करना चाहता था। ऐसे में छोटे कस्टमर का वेट करना ठीक नहीं था। स्टॉक जल्दी ही 50 अंक के पार पहुंच गया, जो सीडी कैंट के लिए बहुत बेहतरीन था। पहले घंटे में बाजार का रुख साफ था। पिछले 6 महीने में पहली बार बाजार इतना तेज था, ऐसा लग रहा था आज का दिन सनसनी भरा है और पूरा मार्केट तेजी से इफेक्टेड था। कमीशन एजेंट भी अच्छा पैसा बना रहे थे। मेरे ब्रोकरेज मानते थे कि मैं जानना चाहता हूं कि वो मुझे लगातार न्यूज और फोन पर बाजार की खबरें देते रहें। बाजार की तेजी अपने आप सभी को इनकरेज करती है। अगले दिन खरीदारी और तेज थी। एक्सपर्ट इस पर स्टडी कर रहे थे और बाजार अपना नेचर बदल चुका था। सभी एकदम से नीचे जा सकता था, लेकिन मैंने अपने सौदे तब तक जारी रखे जब तक मेरे 30,000 शेयर नहीं बिक गए। स्टॉक बनाने का एकमात्र तरीका है स्टॉक खरीदना। ये ग्राउंड बिजनेसमैन का थंब रूल है। अगले दिन नाश्ते से पहले न्यूज़पेपर में बाजार की खबरें थी जो कि पॉजिटिव थी। लैरी लिविंगस्टन की तारीफ छपी थी। उस दिन लगातार मेरे फोन की घंटी बजती रही। अगले दिन मुझे बहुत ज्यादा खरीदारी की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बिक्री तेज हो चुकी थी। मैंने कीमतों को हायर साइड रखकर बिक्री शुरू की। मैं जल्दी में था क्योंकि मैं सही था। मैंने 50,000 शेयरों को प्रॉफिट पर बेचा था और मुझे फ्लावर एंड कंपनी के 25,000 से अधिक शेयरों का कमीशन भी मिला। मैंने 10,000 शेयर जिम के लिए भी भेजे थे क्योंकि वो मेरा दोस्त था और उसे मेरी मदद की जरूरत थी। वो अब अच्छा महसूस कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे छुट्टियों की जरूरत है। एक दिन जब पूरा मार्केट डाउन चल रहा था और 40 के नीचे चला गया था, उससे पहले मैंने मार्केट डाउन जाने की भविष्यवाणी की थी। मेरे दोस्तों को पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने क्लोज फ्रेंड की बातें भी नहीं मानता था और उनके टिप हमेशा ध्यान में रखता था। दोस्तों में कई तेज माइंड वाले सट्टेबाज भी थे। वो बड़े गैम्बलर थे और बाजार के गेम जानते थे। मेरे दोस्त ने मुझसे अचानक पूछा कि मार्केट जिस तरह चल रहा है, लैरी अगर तुम होते तो क्या करते। मैंने सीरियसली कहा कि आप मेरा नेचर जानते हैं कि मैं क्या करता। मैं उन्हें कहीं बाहर बेच देता। उसने मुझे एक पल के लिए देखा और फिर मैं ऑफिस से बाहर चला गया। 1-2 दिन बाद अपने स्टॉक को बेचने के लिए वापस आए और मुझसे मदद मांगी। उसका नाम गार्डन था और वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था। अंत में मैंने उसके स्टॉक को पूल में डाल दिया और मुझे सर्विस चार्ज के रूप में अच्छा खासा पैसा मिला। पिछली बिक्री जो 30 पर समाप्त हुई थी, वहां सामान्य बाजार होने के कारण वही स्थिर थी।
फिर बाजार 44 के करीब पहुंच गया और यहीं पर खत्म भी हो गया। बाजार में उतार चढ़ाव चलता रहा। शेयर मार्केट से अटकलें हमेशा जुड़ी होती हैं। ये वांटेड और अनवांटेड दोनों है। खतरों में चेतावनी भी है और खुद खतरा भी। आप लोगों को गलत जजमेंट लगाने से नहीं रोक सकते, वो कितने भी केपेबल हों और कितने भी एक्सपीरियंस्ड। जब फुल एक्सपीरियंस के साथ बनाई गई प्लानिंग भी गलत तरीके से एग्जीक्यूट की जाएगी तो रिजल्ट अफेक्टेड होंगे। इसके अलावा नेचुरल एनिमी अपनी जगह बरकरार है। मैं कभी कभी जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि 25 साल पहले जब मैं पहली बार वॉल स्ट्रीट आया था तो क्या था। आज मुझे हर बदलाव को स्वीकार करना है। हर चेंज एक्सेप्टेबल है। स्टॉक एक्सचेंज केवल अमीर बनने का खेल नहीं है। ये केवल इन आउट एंड आउट का खेल नहीं, बल्कि यहाँ सब कुछ जायज है। ठगी भी, हेराफेरी भी और ईमानदारी भी। मुझे याद है 1901 में जेपी मॉर्गन यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन को बाहर लाया था। इनमें से ज्यादातर 2 साल से कम पुराने थे। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था क्योंकि ये बहुत छोटा इशू था। सच पूछिए तो ये एक बल्क स्टॉक था जिसमें कई सालों से परचेसिंग और सेलिंग नहीं हुई थी। मार्केट में हमारे सबसे बड़े दुश्मन नॉलेज की कमी, लालच, फियर और होप हैं। दुनिया भर के कानून की किताबें और एक्सचेंज के नियमों में जो कुछ भी लिखा है बाजार उससे भी अलग है। एक प्रमुख बैंकर का कहना है कि गिरावट वाले बाजार की उम्मीद करना हमेशा जल्दबाजी है। उसने ऐसा क्यों कहा और उसने ये कहते हुए अपना नाम क्यों नहीं डालना चाहा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। शायद उसे डर था कि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब तक एक्सपीरियंस व्यक्ति ऐसा कहता है तो उसकी बात मीनिंगफुल होती है। बाजार में सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि पैसा कैसे बनाया जाए, बल्कि पैसे को गंवाने से बचाने की कोशिश भी की जाती है। ऐसी बातों पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 100% श्योर हूँ मैं कि यदि अफवाहें ना फैलाई जाएं तो बहुत कम लोगों का नुकसान होगा। शेयर मार्केट के बारे में हर किसी को स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए जब तक कि आपको बहुत अधिक एक्सपीरियंस ना हो। तो बयानबाजी शेयर मार्केट को बहुत अफेक्ट करती है। आप कोई बड़े ऑफिसर भी नहीं हैं। ऐसे में आपके नाम से की गई बयानबाजी या स्टेटमेंट मार्केट के लिए खतरा है। जनता को हर साल इसी तरह के अनऑफिशियल स्टेटमेंट से कई $मिलियन का नुकसान हो रहा है। मार्केट की पोजीशन, मार्केट के रेट, मार्केट के अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग, ये सब चीजें सिर्फ ऑफिशियल होना चाहिए। स्टॉक मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, क्या सुधार जारी रहेगा, इस बात को पब्लिकली मैनेजमेंट को ही बताना चाहिए या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन या राष्ट्रपति। मार्केट मैनेजमेंट के लोगों को भी इस तरह से अंदरूनी सूत्रों की जांच करनी चाहिए और अगर बयानबाजी बढ़ रही है तो इस पर लगाम लगाना चाहिए। खुद से सवाल करने चाहिए। एक मामूली डायरेक्टर जो अपने नाम का उपयोग भी नहीं करना चाहता स्टॉक के बारे में स्टेटमेंट देता है और जनता को गुमराह करता है। लोगों को एक ही स्टॉक बेचने से रोकने के लिए मार्केट स्टडी जरूरी है और वही अफवाहों पर ध्यान न देना और ज्यादा जरूरी, क्योंकि अफवाहों के बाद यदि मार्केट डाउन होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस की कंडीशन कंपनी के फ्यूचर को इनकम के नजरिए से डायरेक्ट इफेक्ट करती है। यदि लॉस होता है तो कंपनी के बिजनेस में अगली बार स्टॉक इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो जाता है। जनता प्रॉफिटेबिलिटी के साथ तलाश पर भी थिंकिंग कर सकती है। जब वो एक कंपनी के शेयर परचेज करने या सेल करने के बाद पैसा बनाने की कोशिश करती है। ऐसे मामले में शेयर मार्केट में मौजूद कुछ लोगों की स्थिति सच्चाई के करीब है। पूल में मेंबर्स का कहना है कि जब न्यूज़ एजेंसी ने उनसे देश भर में प्रिंटेड और ब्रॉडकास्ट न्यूज़ के बारे में जानना चाहा तो वो अफवाहों के चलते जवाब नहीं दे पाए। मार्केट के अंदर के लोगों के लिए डाउन मार्केट में सेल करना सही है, लेकिन बाहरी लोगों के लिए जिन्होंने 35 या 40 के रेट पर भुगतान किया है उनके लिए मामला अलग है। एक बुल मार्केट में विशेष रूप से बूम में पब्लिक पहले जैसा बनाती है, बाद में बुल मार्केट को ओवरस्टे करके गवा देती है। पब्लिक को कुछ क्लियर टिप्स से अलर्ट रहना चाहिए जो ये बताती है कि अनजान अंदरूनी लोग जनता के विश्वास के साथ खेलते हैं। जनता हमेशा से ये बताना चाहती है कि वो टिप देने और टिप लेने वाले लोग बाजार में रहेंगे। ये सही है कि ब्रोकरों को अपने कस्टमर को मार्केट पेपर और अपने शब्दों को मीडियम बनाकर बिजनेस टिप देनी चाहिए, लेकिन ब्रोकर्स को एक्चुअल कंडीशन पर भी ध्यान देना होगा।
ब्रोकर को पिछले 6 से 9 महीने की स्टडी करनी चाहिए। आज की कमाई ब्रोकर को अपने कस्टमर को स्टॉक खरीदने की सलाह देने के लिए सही नहीं है, जब तक इस बात की गारंटी ना हो कि आज का बिजनेस एक स्टैटिक कंडीशन के साथ चलेगा। लेकिन ब्रोकर्स को सिर्फ अपने कमीशन की चिंता होती है, इसलिए वो एवरेज मार्केट पर भी कमीशन कमाकर जनता के पैसे से पैसा कमा लेता है और अपना जीवन यापन करता है। अक्सर ऐसा होता है कि एक इंटरनेट ब्लू ब्रोकरेज के पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा मार्केट डेवलप करें जो मेरे 50,000 शेयर के स्टॉक्स को निपटा दे। देश के अधिकतर हिस्सों में डिफरेंट ब्रांचेस में एक दूसरे से कनेक्टेड ब्रोकर आमतौर पर ऐसा करते हैं। वॉल स्ट्रीट में ऐसा होता ही है। जब स्टॉक को प्राप्त करते हैं जो पहले से ही उन्हें प्रॉफिट दिखा रहा है, तो बेशक एक आम आदमी स्टॉकिस्ट की सलाह मानेगा और खरीदने पहुंच जाएगा। एक जनरल सेलिंग इक्विपमेंट जो बिना सोचे समझे जनता के लाखों डॉलर खर्च कर देता है, तब किसी भी तरह से कानून उससे नहीं पहुंच पा रहा है और वो बाजार के लिए खतरा है। विशेष रूप से वो स्टॉक की पूंजी को तो बढ़ाता है, लेकिन रियल स्टॉक केवल पेपर पर ही बनता है। कई तरह की प्राइस स्कीम और लालच जनता को हर साल लाखों डॉलर देने पर मजबूर कर देती है। हालांकि ऐसे भी कानून हैं जो निश्चित रूप से जनता को एक्चुअल रेट से नीचे स्टॉक खरीदने से बचाने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। पब्लिक को एक्चुअल रेट के ऊपर स्टॉक खरीदने के खतरे से कैसे बचाया जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बुलिश न्यूज जो सही नहीं है उनको कौन फैला रहा है, इनको दंड कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। नॉर्मल पब्लिक इंटरनल एडवाइस पर स्टॉक खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाती है और मंदी का शिकार हो जाती है। ऐसे झूठे लोगों को कानून द्वारा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, जिससे लाखों लोग ठगी का शिकार होने से बचेंगे। प्रमोटर, मैनिपुलेटर और अफवाह को फैलाने वाले लोगों को पब्लिक लॉस के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मैंने पहले कई बार कहा है और फिर कहता हूं कि शेयर ऑपरेटर के रूप में कई वर्षों तक काम करने के बाद मैं जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति लगातार शेयर मार्केट को हरा नहीं सकता। उसे एक न एक दिन बाजार से हारना ही होगा। व्यक्ति पैसों से पैसा बना सकता है, शेयरों से कमा सकता है। शेयर मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस बिजनेसमैन हैं। यहाँ संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि अटकलों के बाजार में 100% सही कुछ भी नहीं। वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल बिजनेसमैन को पता है कि यहाँ पर हर आदमी अकाल, महामारी, फसल अनसक्सेस, पॉलिटिकल चेंजेस एटसेट्रा से अफेक्टेड है, जो मार्केट को तोड़ सकती है। तो फिर ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए एडिशनल चीज़ों जैसे अफवाह को क्यों लाया जाए?